हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसा भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो है आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपका स्क्रीन पर है, आप यहीं से शुरुआत करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एसर वर्ड इज रिलेटेड टू। जो वर्ड है एसर ये किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपका अम्ल से रिलेटेड है ये, यानी एसिड से रिलेटेड है, एसीटोन से रिलेटेड है, या फिर बेस क्षार से रिलेटेड है, या अल्कोहल से रिलेटेड है। तो देखिए एसिड वर्ड जो है वो इस वर्ड का मतलब होता है सौर यानी खट्टा, और इसका जो ताल्लुकात है वो किससे है याद रखेगा, वो है किससे? एसिड से। एसिड से। तो जितने भी एसिड्स होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आपने सबने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी एसिड की। ये जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल मतलब तेजाब की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आप इनको डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगर पानी में डिसोसिएट करेंगे तो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो इसका जो ताल्लुकात है वो किससे है? एसिड से है। अगला क्वेश्चन है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन इंडिकेटर गिव विच कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एडेड इन एसिड। आपको बताना है कि अगर हम एसिड में इसको मिला देंगे तो ये कौन सा कलर देगा। आपने इंडिकेटर पढ़े होंगे, जैसे लिटमस पेपर है वो भी इंडिकेटर है जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि एसिड जो आपने मतलब मटेरियल दिया है एसिड बेस का सॉल्यूशन है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। उसी तरह से हमारे पास और भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे फिनोप्थिलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, है ना, बहुत से हैं। तो फिनोप्थिलिन संकेतक अम्ल में मिलाने पर, देखिए यहाँ पर क्या है, संकेतक लिखा हुआ है, इंडिकेटर है ना, तो सूचक भी आप बोल देते हैं इसको, सूचक। तो अम्ल में मिलाने पर घोल का कौन सा रंग देता है? यानी आपने मुझे किसी बीकर में या गिलास में एसिड बेस का सॉल्यूशन दे दिया। ऑलमोस्ट अगर देखें तो एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं, विलयन होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। तो या तो मेरे पास लिटमस पेपर होना चाहिए, या पीएच मीटर होना चाहिए, या फिर जो है कोई और हो, जैसे फिनोप्थिलिन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, उससे मैं पता कर लूंगा। तो मैं फिनोप्थिलिन की अगर मैं बात करूं तो जो फिनोप्थिलिन है वो इसका कलर होता है कलरलेस, मतलब ये इसमें कोई रंग नहीं होता। तो जैसे ही मैं 5-7 बूंदे इसको मैं टपका करके देखूंगा पानी में, उसमें जो एसिड और बेस का आपने सोल्यूशन दिया, अगर एसिड हुआ वो जो आपने मुझे सोल्यूशन दिया है, तो मैं 5-7 बूंदे भी अगर इसकी टपकाऊंगा तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। मैं और टपकाऊंगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड है। और अगर इसकी 5-6 बूंदे डालने पर या 4-5-6 बूंदे डालने पर अगर ये कलर पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस है। तो यहाँ पर पूछा है कि फिनोप्थिलिन को अगर अम्ल में मिला देंगे तो कौन सा रंग आएगा, तो आप बताएंगे ये कोई सा भी रंग नहीं देगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, बेरंग, यानी कोई रंग नहीं, या आप सिंपल कह सकते हैं रंगहीन, जिसमें कोई रंग ना हो, तो ये रंगहीन रहेगा। ये दैट क्लियर टू ऑल। तो ये था आपका। नाउ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विच एसिड प्रेजेंट इन द हनी बी स्टिंग। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब मधुमक्खी काटती है तो कुछ कुछ सा होता है, कई बार तो बहुत कुछ हो जाता है, मुंह सूजा सूजा लगे। अगर यहाँ काट ले तो देखोगा मुंह सूज जाता है। तो ये ऐसा क्या छोड़ती है तो जिससे मुंह सूज जाता है, इरिटेशन होती है? तो जाहिर है उसमें जो होता है वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। अब कौन सा एसिड होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है एसिटिक एसिड, या ऑप्शन अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल ही कहेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड कहेंगे, मिथेनोइक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहेंगे, और क्या है बेंजोइक एसिड को बेंजोइक एसिड ही कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। तो आप यहाँ पर बताएं कौन सा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होना चाहिए। तो देखो, जब मधुमक्खी जो है डंक मारती है तो मिथेनोइक एसिड होता है, और इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, यानी HCOOH, ठीक है। तो आप इसी को मिथेनोइक एसिड बोल देते हैं या फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं। चींटी डंक मारती हैं या काट लेती हैं, है ना, जो चींटी काटती हैं वो भी क्या है, कौन सा एसिड छोड़ती हैं?
मिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ज्यादातर कीड़े मकोड़ों के काटने से अगर सूजन होती है, इरिटेशन होती है ना, जलन जैसी होती है, बर्निंग टाइप की महसूस हो रही है, तो वो भी उसमें मिथनोइक एसिड ही वो छोड़ते हैं ज्यादातर। बस उसको छोड़ के जो पीली वाली ततैया होती है, जो येलोइश कलर की होती है, येलो कलर की, उसमें बेस ज्यादा होता है ना, बेस। लेकिन क्या है, बाकी में यही रहेगा मिथनोइक एसिड। जैसे एक पौधा होता है नेटल स्टिंग, अगर वो लग जाए तो पूरी हालत खराब करके रख देता है, उसमें से भी क्या है, एसिड ही निकलता है, मिथनोइक एसिड। और यही वो पहला एसिड है दुनिया का जिसको इंसान को सबसे पहले पता चला, यानी मिथनोइक एसिड इज द फर्स्ट नॉन एसिड टू ह्यूमन। तो मानव को जो ज्ञात अम्ल है पहला, वो कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है, जिसे लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था। आपने देखा होगा, काली वाली चींटी होती है, एक लाल वाली चींटी होती है। काली वाली चींटी काटती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब लाल वाली काटती है तो कुछ कुछ होता है। मतलब वो जो अजीब सा लगता है वो इसी की वजह से होता है। तो यही एसिड छोड़ देती हैं। तो जब अगर आपको कुछ ऐसी मधुमक्खी काट ले, बिच्छू काट ले, कुछ भी है, तो आपको बेस लगाना चाहिए, क्योंकि एसिड के साथ बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो बेस वाली चीजें खानी चाहिए उस दौरान। देखा होगा किसी को अगर बिच्छू वगैरह काट लेता है या मधुमक्खी वगैरह काट लेती हैं, तो उसको खाने वाला जो सोडा होता है उसका सोल्यूशन बना करके पीने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो ब्लड में पहुंचेगा तो थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। लगाने के लिए भी बोलते हैं कि जहाँ पे काटा है वहां पे लगा लें। बहुत से लोग जो है लोहा वगैरह लगाते हैं, आयरन लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, थोड़ी देर ठंडक लगेगी 5-10 सेकंड, उससे थोड़ा सा जो इरिटेशन हो रही है वो थोड़ी देर के लिए, 5-7 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उससे प्रॉपर तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, जो लिटमस है, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक्चुअली लिटमस डाई होती है वास्तव में, और उसको लिटमस डाई को हम पेपर पर चिपका देते हैं तो वो लिटमस पेपर बन जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर जो है वो किस चीज से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखा जाए तो वो लिटमस डाई होती है, एक लिटमस कलर होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लिटमस विभिन्न रंगों का जल में घुलनशील मिश्रण है जो निम्न में से निकाला जाता है। तो लिटमस इज अ वाटर सोल्युबल मिक्सचर। देखो यहाँ लिखा है ना, वाटर सोल्युबल मिक्सचर। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर एक्चुअली सॉल्यूशन होता है, ये मतलब डाई होती है, इसका सॉल्यूशन बना करके तब पेपर पे लगा देते हैं, तो उसको हम लिटमस पेपर बोल देते हैं। लेकिन हम प्राप्त जो करते हैं वो क्या है, वाटर सोल्युबल मिक्सचर काइंड ऑफ थिंग होती है। तो लिटमस विभिन्न रंगों का जल में घुलनशील मिश्रण है जो निम्न में से निकाला जाता है, एल्गी यानी शैवाल से, दूसरा ऑप्शन आपका फंजाई यानी कवक से, या फिर लाइकेन्स से, या फिर जो है जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। क्या इनसे प्राप्त किया जाता है? तो आप सबने पढ़ रखा होगा, लिटमस जो है वो हमें प्राप्त होता है किससे, लाइकेन से। लाइकेन आपको पहाड़ी क्षेत्र में आपको मिलेंगे, पहाड़ों पर, पेड़ पौधों की शाखाओं पर मिल जाते हैं, लकड़ी वगैरह पर, बरसात के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही ग्रो कर जाते हैं। तो लाइकेन जो होता है, दो चीजों का लाइकेन जो है सबने पढ़ रखा होगा। लाइकेन होते हैं, ये इंडिकेटर भी होते हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषण के, यानी एयर प्रदूषण के लिए खास करके जो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका कंसंट्रेशन इससे पता चला, मतलब कंसंट्रेशन नहीं, उसकी प्रेजेंस पता चल जाती है इससे। तो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पॉल्यूशन, यानी गैस पॉल्यूशन में स्पेशली किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेशन ये देते हैं। तो इसमें जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या होता है, फंजाई होता है, ठीक है, फंजाई यानी कवक या फंगस कह लीजिए। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी जो होते हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश संश्लेषण करके, खास करके ग्रीन एल्गी वगैरह। जो फंगाई होते हैं या फंजाई, कवक, फफूंदी, आप जो भी कहें, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बना नहीं सकते। तो ये क्या है कि ये इनको देता है शेल्टर, क्योंकि ये एसिड छोड़ता है, एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ये छोड़ता है पत्थर पर, पेड़ पौधों की ब्रांचेस पर, जब उसको डाल देगा तो वो जगह भुरभुरी सी हो जाती है, मतलब मुलायम सी हो जाती है, जिसमें ये आराम से चिपक जाते हैं फिर एल्गी। तो ये इसको देता है शेल्टर। क्या देता है इसको, शेल्टर, यानी आवास देता है, आवास प्रोवाइड करता है। और ये इसको बदले में क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है, यानी भोजन, खाद्य प्रदान करता है। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है साथ में रहना। तो कई तरह से साथ में रहना हो सकता है कि अगर दो पार्टनर साथ में रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है दोनों को फायदा हो, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ऐसा भी हो सकता है कि एक को फायदा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी हो सकता है एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। ऐसा भी हो सकता है दोनों को नुकसान, तो उसमें कंपटीशन हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, उस पर मैं एक पूरी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो अभी उसको समझेंगे आप। अभी फिलहाल इतना समझ लेना। तो इसी से हमें क्या है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस डाई।
देन जो लाइकेन है इसका खुद का जो कलर होता है याद रखिएगा पर्पल कलर होता है। खुद का अगर हम इस डाई का कलर देखें तो कैसा होता है, पर्पल कलर की होती है। कहीं कहीं वायलेट लिखा होगा, वायलेट यानी बैंगनी टाइप का, या पर्पल टाइप का इसका अपना खुद का कलर होता है। ये दैट क्लियर टू ऑल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सॉफ्टेस्ट मेटल है, निम्न में से कौन सी सबसे कोमल धातु है, मुलायम धातु है। ठीक है, मुलायम धातु इनमें से सबसे कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका सोडियम। ठीक है, क्या है सोडियम, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से। दूसरा है आपका एल्यूमिनियम, तीसरा है आपका लिथियम, देन क्या है आपका आयरन। तो आयरन Fe। तो यहां पर पूछा है कि इनमें सबसे कोमल धातु कौन सी है। तब देखो कोमल धातु में आपने पढ़ा होगा पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सब कोमल धातुओं की कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें पोटेशियम है नहीं, सोडियम है, तो ये क्या है, सोडियम इसमें आ जाएगा। सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो है ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको आप आराम से चाकू से भी काट सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, चाकू से भी काट सकते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होती है। और सोडियम जो होती है, जैसे पोटेशियम के बाद में सोडियम, सबसे ऊपर आती है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में सोडियम, ये दो मेटल इतना ज्यादा क्रियाशील होती हैं, रिएक्टिव होती हैं कि अगर आप इनको इन पे पानी डाल देंगे, मॉइस्चर तक से आग लग जाती है। कई बार तो नमी का अगर वातावरण है तो अपने आप इसमें आग लग जाती है। जो लोग चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, तमाशा करके दिखाते हैं आग लगा करके मंत्रों से उस तरह से, तो वो खास करके कई बार उसमें सोडियम के टुकड़े रखते हैं या पोटेशियम के। तो सोडियम इजिली मिल जाता है, तो सोडियम के टुकड़े रखते हैं जिससे इस पर पानी वगैरह छिड़कने से आग लग जाती है। इसलिए इसको हमेशा मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, पढ़ा होगा आपने। अगला देखेंगे ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर देखिए हाँ क्या होगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये आपके चार ऑप्शन है, इनका जो है आप आंसर कीजिएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं विट्रियल का तेल या थोथे का तेल भी इसको बोल देते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, ठीक है, या फिर जो है आपका फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, H3PO4, या फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, HCl। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। तो देखिए आपने कई तरह के विट्रियोल्स पढ़े होंगे जो डाई इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, रेड विट्रियोल, पढ़े ना सब। तो यहाँ पर विट्रियल का जो तेल कहा जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4 को विट्रियल का तेल कहा जाता है। ठीक है, तो और भी है, जैसे कॉपर सल्फेट को आप बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, जिंक सल्फेट को आप बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, फेरस सल्फेट को आप बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, कोबाल्ट सल्फेट को आप बोलते हैं रेड विट्रियोल, है ना। तो ये डाई इंडस्ट्री वगैरह जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें गैस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी गैस से कोई चीज क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपका वेपराइजेशन बोलते हैं यानी वाष्पीकरण, दूसरा आपका कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं, डिकेंटेशन यानी निस्तारण बोलते हैं, या फिर जो है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। निस्तारण जो होता है इसमें हम किसी सॉलिड चीज मिलौवी वाली जो मिलौवा वाला जो लिक्विड होगा उसको ऐसे थोड़ा उड़ेल करके निथार लेते हैं, उसको बोलते हैं निस्तारण बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, जैसे चावल पकाते हैं लोग और उसमें लिक्विड पानी ज्यादा होता है तो उसको ऐसे करके निथार लेते हैं, निथार नहीं होता है, ठीक है। निस्तारण का मतलब डिकेंटेशन को हम बोलते हैं। तो जैसे मान लो पानी है, पानी में कुछ ऐसी चीज मिला हुई है जो नीचे सेटल हो सकती है, तो उसको ऐसे उड़ेल के निकाल लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का नीचे बैठ जाना। बारिश भी एक प्रेसिपिटेशन है, ये हमने कोई लिक्विड बनाया और उसमें कुछ ऐसी चीज है जो नीचे सेटल हो रही है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। वेपराइजेशन में आप सब जानते हैं लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण हो गया वो। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल देखेंगे, आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेल्टेड व्हेन इट पुट ऑन पाम। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसको हाथ पे रखने पर वो पिघल जाती है। भाई क्यों पिघल जाएगी, रूम टेम्परेचर पर जो एक मेटल होती है लिक्विड वो होती है मरकरी, ठीक है, मरकरी। अब मरकरी इसमें ऑप्शन तो है लेकिन मरकरी आपका ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑलरेडी कमरे के तापमान पर पिघली हुई होती है। और आप सब जानते हैं कमरे का टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस अराउंड, मतलब अबाउट जो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो
गैलियम मेटल जो होगी जब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी तो वो क्या सॉलिड होती है, लेकिन गैलियम को जैसे ही आप हाथ पे रख लेंगे तो वो पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, केल्विन में कहें तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो जब आप हाथ पे रखेंगे तो हमारी बॉडी की हीट जो है इसमें एंटर होने लगती है, एंटर जब होगी तो ये क्या है, पिघल जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो आपका गैलियम है, और भी है, फ्रांसियम है ना, कई ऐसी मेटल हैं जो हाथ पे रखने पर पिघल जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये आपका क्या है, गैलियम हो गया ना। इससे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है या चालक है। आप इसको चालक कह लें, है ना, या सुचालक कह लें। ठीक है, सुचालक मतलब बहुत अच्छी चालक। तो ऑप्शन है आपका चांदी, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मरकरी, देन क्या है लिथियम। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका चांदी। पहले नंबर पे ये आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है। ठीक है, इनमें ही करंट क्यों ज्यादा अच्छा जाता है? क्यों है? क्योंकि इनमें एक लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, तब मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे कंडक्शन मतलब कंडक्टिविटी कैसे होती है, कंडक्टिविटी कैसे बनती है। लिक्विड फॉर्म में आयंस होते हैं तो उनमें कैसे कंडक्टिविटी होती है, सॉलिड फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका सिल्वर है। आप सबने ये भी पढ़ा होगा कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, पीवी सेल्स, जो सोलर पैनल में लगे होते हैं, कई सोलर पैनल में जो कई मतलब सोलर पैनल में कई सेल्स को जोड़ करके हम क्या एक पैनल बनाते हैं। तो जो पैनल का जो उसमें सेल लगा होगा वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का। बट उनको जो आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, सबको जोड़ते हैं, वो किससे जुड़ा होता है, सिल्वर से, चांदी से। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्लैग्ड लाइम। तो देखिए इसमें आपको बताना है सीधा सीधा कि स्लैग्ड लाइम निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझे हुए का मतलब क्या है कि पानी में मिला दिया गया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आप बताएंगे क्या है कि भाई क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर पायराइट है, या फिर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ये होता है CuFeS2। कॉपर पायराइट, हाँ कॉपर पायराइट यही होगा, CuFeS2, CuFeS2। तो देन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, CaCO3। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें क्या सही आंसर होगा। तो देखो बुझे चूने का मतलब क्या है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये होता है बिना बुझा चूना, तो इसको हम बोलते हैं क्यूकलाइम। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिना बुझा चूना किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूकलाइम, इसको हम बोलते हैं तीव्र। ठीक है, जब लिख लो बिना बुझा चूना, जब आप इसको पानी में मिला दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकलती है, तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस इसमें से हीट एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऊष्मा निकलती हो उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, इससे अगला है ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर इज द कोरोजन ऑफ द सिल्वर इज द। चांदी काली पड़ जाती है, देखेगा चांदी जो है थोड़े दिन में काली पड़ जाती है। अगर आप चांदी की बाजें वगैरह जो होती हैं, जो ये पायल वगैरह जो होती हैं, या चांदी की कोई चीज आप पहनते हैं थोड़े दिन, तो वो काली सी पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? ऑप्शन है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से काली पड़ जाती है, सिल्वर क्लोराइड की वजह से काली पड़ जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, या फिर सिल्वर आयोडाइड की वजह से। ऐसा क्या होता है कि जो वो काली पड़ जाती है, कुछ दिन पहनने के बाद में कालापन सा उसमें आ जाता है। तो किसकी वजह से आता है? तो आप बताएंगे सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी जो है वो काली काली सी हो जाती है, कोरोजन आ जाता है उस पर, है ना। नाउ नेक्स्ट, लाइम स्टोन इज, लाइम स्टोन किसको कहा जाता है? लाइम स्टोन,
लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज, चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर पाइराइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? कौन सा सही आंसर होगा? हाँ, तो यहां पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर है आपका कौन सा? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो इससे अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन? इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल गैल्वेनाइजेशन में यूज होती है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसके ऑप्शन नीचे आ जा रहे हैं, इतना आप पढ़ लें, और क्योंकि क्वेश्चन ऊपर हो गया इसमें और ऑप्शन नीचे है। यानी जंग से बचाने के लिए कौन सी मेटल का लेप चढ़ा दिया जाता है मेटल के ऊपर, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका जस्ता, दूसरा है कॉपर यानी तांबा, आयरन लोहा, या फिर सिल्वर। तो किसका लेप चढ़ाते हैं? सबने पढ़ रखा होगा, जिंक का जो है इस पे कवरिंग चढ़ा देते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में जो यूज होने वाली मेटल है वो कौन सी है? जस्ता। विच कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर? जो आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन है आपका पोटेशियम क्लोरेट है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर है। तो क्या यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए गाइस? तो देखिए, जो आपने देखा होगा, जो पानी की सप्लाई होती है, पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, या घरों में जो सप्लाई होती है पानी की, टंकी जो होती है बड़ी सी रखी हुई शहरों में, ओके, तो उसमें क्या मिलाते हैं? आप सबने पढ़ा होगा। उसमें या तो क्लोरीन की टेबलेट्स मिलाते हैं, क्लोरीन, या फिर जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होती है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता तो क्लोरीन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको आप हिंदी में बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं। और इसमें भी क्या है? CaOCl2 क्लोरीन का ही कंपाउंड है। याद रखिएगा, इससे जो है जम्स मर जाते हैं, तो कीटाणु रहित बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो होगा, जब घाव हो जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उसमें हम क्या है? आयोडीन टिंक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन टिंक्चर है क्या चीज। आयोडीन का टिंक्चर घोलकर बनाया जाता है क्या? ठीक है, क्या घोलकर बनाया जाता है, ऐसे मान लो। तो आयोडीन और वाटर होता है, जो आयोडीन टिंक्चर होती है उसमें कुछ और भी तो होता होगा, प्योर आयोडीन तो होती नहीं है वो। आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन होता है, या फिर जो है आयोडीन और एसीटोन होता है, या फिर आयोडीन और अल्कोहल होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आयोडीन में हम अल्कोहल मिला देते हैं। अब कौन सा अल्कोहल? याद रखिएगा, तो इसमें हम मिलाते हैं इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल तो बहुत होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दुनिया भर के होते हैं। तो इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, और इसी को हम क्या है? इथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल यानी C2H5OH। तो कैसा लगा सेशन? आज के लिए इतने रहने देंगे। अगली क्लास में जब केमिस्ट्री की होगी क्लास, तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसी तरह से आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस वगैरह सब आपका बढ़िया हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। तो चलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, कैसी लगी आप लोगों को क्लास बताइएगा ज़रूर, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और हाँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एटलीस्ट अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे भी आप लगा लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इसको ग्रो करने में हेल्प होगी। तो ये चैनल यूं ही ग्रो करता चला जाएगा। और वैसे भी आज 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के चांसेस हैं। तो जो हमारी ये फैमिली है 10,000 की हो जाएगी आज। तो अभी शुरुआत है, तो ऐसे ही देखते देखते ये कब है ना बढ़ने लगेंगे, क्योंकि कोई भी चैनल ग्रो किया है तो आप सभी के सपोर्ट से, स्टूडेंट के सपोर्ट से ही ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो चलिए, अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।